नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसके अंतर्गत हम पौड़ी गढ़वाल को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और जो उसके अतिरिक्त तथ्य हैं उनको भी नोट करते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बारे में बात करें, ये क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का चौथा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है पौड़ी गढ़वाल जनपद का इतिहास, यानी कि जो ये पौड़ी गढ़वाल जनपद है, इसकी स्थापना से लेकर और जो आधुनिक है यानी कि अब तक जो भी इसके अंतर्गत है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पौड़ी गढ़वाल जनपद का इतिहास की बात करें तो इसका गठन होता है 1840 को इसका गठन किया जाता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उत्तराखंड के अंदर रूल करती है, वही इसका गठन करती है। देखिए फ्रेंड, कभी एग्जाम में अगर पूछ लिया कि पौड़ी गढ़वाल जिले का गठन कब किया गया, तो आंसर में अगर 1839 होगा तो यही सही आंसर माना जाएगा, है ना। अगर 39 ना हो तब जाके 1840 करना है। देखिए फ्रेंड, 1839 में सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन किया जाता है और इसी के साथ अगले साल यानी कि 1840 में जो ब्रिटिश गढ़वाल है उसका मुख्यालय पहले श्रीनगर था और श्रीनगर से स्थानांतरित करके पौड़ी ले जाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थापित किया गया, तो 1840 के अंदर किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो पौड़ी शहर है या जो पौड़ी टाउन है उसको किस पहाड़ी पर स्थापित किया गया है, तो उसको कंडोलिया पहाड़ी पर ये बसाया गया था। और इसी के साथ साथ गढ़वाल मंडल की स्थापना की जाती है 1969 में और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी स्थापित किया जाता है 1969 यानी कि 1969 के अंदर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा कब दिया गया, यानी कि जो पौड़ी है उसको हिल स्टेशन कब घोषित किया गया, तो 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। अब हम पढ़ेंगे जो पौड़ी गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में 2-4 पॉइंट हैं, इनको नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले पौड़ी जनपद के अगर क्षेत्रफल की बारे में बात करें तो 5329 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो राज्य का चौथा बड़ा जिला है। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज हमने पढ़ाई है उसमें हमने क्षेत्रफल बताए हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, तो चमोली है, जिसका 80-30 यानी कि 8030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इसी के साथ साथ उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर है, जिसका 8016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें पिथौरागढ़ जनपद है, जिसका क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है। तो ये तीन इससे आगे के हैं। चौथा जो हमारा जिला बनता है तो वो कौन सा है, पौड़ी जनपद है, जिसका क्षेत्रफल 5329 वर्ग किलोमीटर है। पौड़ी जनपद की सीमाओं के बारे में अगर बात करें तो राज्यों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य से पौड़ी जनपद की सीमाएं साझा होती हैं। उत्तर प्रदेश का भी जो बिजनौर जिला है उससे पौड़ी जनपद की सीमाएं मिलती हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम गढ़वाल मंडल के और कुमाऊं मंडल के जो जिले हैं उनके बारे में अगर बात करें तो पौड़ी गढ़वाल से कुल 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। 7 जिलों में हम देखें तो पहला देहरादून है, दूसरा हरिद्वार है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, अल्मोड़ा है और सातवां हमारा यहाँ पर नैनीताल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, गढ़वाल मंडल के जिलों की बात करें तो गढ़वाल मंडल के 5 जिले और कुमाऊं मंडल के 2 जिले पौड़ी गढ़वाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये प्रश्न बनता है, गढ़वाल मंडल का एकमात्र जनपद जो पौड़ी गढ़वाल जिले से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा है, तो उत्तरकाशी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो उत्तरकाशी है वो पौड़ी गढ़वाल जनपद से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा गढ़वाल के जितने भी जिले हैं वो सारे पौड़ी गढ़वाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे पौड़ी जनपद के अंतर्गत जो भी वाटरफॉल हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात है, जो कि पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही साथ चूनाधार जलप्रपात, गौरीचीर झरना जो कि पौड़ी का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और पूर्वी नयार नदी की जलधारा पर यह जलप्रपात बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है, पौड़ी का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो गौरीचीर झरना है, जो कि पूर्वी नयार नदी के जलधारा पर बना है। इसी के साथ साथ अगला जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो भानुमती जल स्रोत है, भानुमती वाटरफॉल है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अब हम बात करेंगे जो पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध आंदोलन है, क्योंकि जो पौड़ी की भूमि है वो आंदोलनों के लिए भी जानी जाती है। पहले से ही आंदोलन जगह जगह से यहाँ पर छिड़े हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आंदोलन है वो पानी राखो आंदोलन है। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, किसने इसको स्टार्ट किया है, इसका उद्देश्य क्या था, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पानी राखो आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1988-89 में। कहाँ से होती है, तो उफ्रैकाल पौड़ी गढ़वाल से होती है। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये आंदोलन चलाया गया है, तो पौड़ी में जो पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए सच्चिदानंद
भारती द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, किसने चलाया था? सच्चिदानंद भारती ने चलाया था। और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये चलाया गया था? तो पौड़ी में पानी की कमी को दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, जो सच्चिदानंद भारती हैं, इन्होंने पानी बचाने का जो सीख ली थी, तो इनके गुरु कौन थे? अनुपम मिश्र थे। इनसे इन्होंने पानी बचाने की सीख ली थी। बाद में पौड़ी के अंदर ये 1988-89 में क्या करते हैं, पानी राखो आंदोलन चलाते हैं। देखिए फ्रेंड, जो सच्चिदानंद भारती हैं, पानी राखो आंदोलन से पहले एक संस्थान की स्थापना यहाँ पर करते हैं, तो उसका नाम है दूधातोली लोक विकास संस्थान। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब और किसने की है? तो इसकी स्थापना उफरैंखाल पौड़ी में की है। 1982 के अंदर कौन करते हैं? सच्चिदानंद भारती करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला जो आंदोलन है पौड़ी के अंतर्गत, वो हुआ था गुजड़ू आंदोलन। देखिए फ्रेंड, गुजड़ू आंदोलन इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये पौड़ी के गुजड़ू में शुरू हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। गुजड़ू आंदोलन कहाँ हुआ था? पौड़ी के गुजड़ू में हुआ था। और इसके जो प्रणेता है, यानी कि इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, कौन थे? तो वो राम प्रसाद नौटियाल जी थे। ये भी आपको याद रखना है। और यह आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो यह आंदोलन जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, इस समय इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, यानी कि 1942 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 1942 के अंदर गुजड़ू आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं? राम प्रसाद नौटियाल करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें गढ़वाल का बारदोली, तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं? तो इस गुजड़ू आंदोलन को कहते हैं या फिर गुजड़ू क्षेत्र को कहते हैं गढ़वाल का बारदोली। बारदोली की घटना की अगर हम बात करें, तो भारत के अंदर जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात के अंदर 1928 में हुआ था। इसके जो नेता थे भारत में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो बारदोली की महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वैसे ही कुमाऊं का बारदोली गांधी जी ने किसको कहा है? तो सल्ट में जो घटना हुई थी, है ना, सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई थी। गोलीबारी हुई थी, जिसमें चूड़ामणि, खीमादेव और गंगाराम बहादुर सिंह, ये 4 लोग शहीद हुए थे, जिस कारण गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। यहाँ पर ये आता है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहते हैं? तो सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहते हैं, जबकि गढ़वाल का बारदोली गुजरू क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पर भी गोलीबारी हुई थी, लोग शहीद हुए थे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो पौड़ी जनपद के जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो उनके अतिरिक्त तथ्य है उनको भी नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो पौड़ी के अंतर्गत है, खिरसू है। खिरसू जो कि अपने आप में एक स्वच्छ स्थान के लिए जाना जाता है। यहाँ की जो पर्यावरण है सबसे स्वच्छ माना गया है, और इसको स्वच्छता के लिए पुरस्कार भी दिया गया है ना। तो खिरसू पौड़ी गढ़वाल में प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटक स्थल है। इसके अलावा जो दर्शनीय स्थल है, तो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित जो क्रिकेट स्टेडियम है, तो वो कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल में रांसी स्टेडियम है। तो ये भी आपको याद रखना है। एशिया में दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित जो स्टेडियम है वो कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल का रांसी स्टेडियम है ना। इसके साथ साथ महाभारत काल के जो स्थान है उनको भी पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया है। जैसे भादों की मंगरी है, भीमी की मंगरी है ना। ये जलधारा है कहाँ पर? पौड़ी के अंदर है। अगला हम इसमें पढ़ेंगे दुगड्डा। देखिए फ्रेंड, अगर दुगड्डा के बारे में बात करें, तो दुगड्डा की स्थापना का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? पंडित धनीराम मिश्र को जाता है। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न आता है, जो दुगड्डा है किसने बसाया है? तो पंडित धनीराम मिश्र द्वारा यह बसाया गया है। अगर हम दुगड्डा के प्राचीन नाम की बात करें, तो दुगड्डा का जो प्राचीन नाम था वो नाथोपुर था। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। और जो दुगड्डा है ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दुगड्डा में किन नदियों का संगम होता है? लंगूरगाड़ और सिलगाड़ का संगम होता है। इसी के बीच दुगड्डा को बसाया गया है। देखिए फ्रेंड, जब जब ये लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियां संगम करती हैं, इसके बाद ये खो नदी का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी? खो नदी का निर्माण करती हैं, जो आगे जाके कोटद्वार से होकर गुजरती है और गंगा की एक सहायक है। कोटद्वार किस नदी के किनारे है? तो खो नदी के किनारे है। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू भी पहली बार दुगड्डा कब आए थे? तो 1930 में आए थे। और दूसरी बार ये दुगड्डा कब आए थे? तो 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने दुगड्डा की यात्रा की थी। देखिए फ्रेंड, जो ये 1930 वाला क्वेश्चन है, ये पिछली बार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि नेहरू ने दुगड्डा की यात्रा कब की है? तो कब की थी? तो 1930 में की थी, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दुगड्डा के अंतर्गत एक मेला लगता है जिसको नाम दिया जाता है शहीद मेला। तो इसकी शुरुआत जो करता है, कौन करता है? तो भवानी सिंह रावत जी इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस बार भी जो दुगड्डा में शहीद मेला है, फरवरी के अंत में यानी कि 25 फरवरी के बाद यह आयोजित किया जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं कि दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की है? तो भवानी सिंह रावत द्वारा दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की गई है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें, जो भवानी सिंह रावत थे ये प्रमुख क्रांतिकारी हुए हैं, और इनके जो मित्र थे वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, जो कि भारतीय क्रांतिकारी हुए हैं, है ना।
जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ये भवानी सिंह रावत के साथ 1930 में दुगड्डा आते हैं और भवानी सिंह रावत इनको 7 दिनों तक पिस्टल की ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भवानी सिंह रावत ने किस भारतीय क्रांतिकारी को 1930 में दुगड्डा के जंगलों में 7 दिन की पिस्टल की ट्रेनिंग दी। तो वो कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। इनके ये मित्र थे, दोनों क्या थे? क्रांतिकारी थे। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में जो कुली बेगार है और जो डोलापाल की आंदोलन है, इसी के साथ साथ स्वराज प्राप्ति की जो भावना को जगाने का श्रेय है तो वो दुगड्डा नगर को जाता है, क्योंकि गढ़वाल के अंदर जो कुली बेगार के लिए आंदोलन चलाए गए वो भी दुगड्डा से चलाए गए, है ना। डोलापाल की आंदोलन ये भी दुगड्डा से चलाए गए। गढ़वाल के अंदर जितने भी ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए उनका केंद्र कहाँ पर था? तो वो दुगड्डा शहर में था। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें साहित्यकार जो शिव प्रसाद डबराल हुए हैं, जिनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड तो शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। तो इनकी जो साधना स्थल है तो वो भी कौन सा नगर है? तो दुगड्डा नगर है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है, शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल कौन सा शहर था या कौन सा नगर था? तो वो दुगड्डा था, क्योंकि एक महान इतिहासकार हुए हैं तो इनके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। अगला इसमें जो पर्यटक स्थल है कोटद्वार है। कोटद्वार के बारे में हुइनसांग ने भी जिक्र किया है ना। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कालिदास ने भी इसका जिक्र किया है। सम्राट जो चक्रवर्ती भरत हुए हैं उनका भी यहाँ पर जन्म हुआ है। अभिज्ञान शकुंतलम भी यहीं पर लिखी गई है। तो कोटद्वार से बहुत सारे पुराने साक्ष्य भी मिलते हैं, इस कारण ये यहाँ पर हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए फ्रेंड, अगर कोटद्वार के पुराने नाम की बात करें तो कोटद्वार का जो पुराना नाम था मोरध्वज यहाँ पर प्राप्त होता है ना। अगर गढ़वाल के प्रवेश द्वार की बात करें तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कौन सा है? तो कोटद्वार है। और गढ़वाल का ग्राष्टीगंज या फिर स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड तो किसे कहते हैं? कोटद्वार को कहते हैं, है ना। जो बेल है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है? कोटद्वार में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट कोटद्वार से संबंधित है, तो ये आपको नोट करना है। देखिए फ्रेंड, इसी के साथ साथ पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र नगर है जहाँ पर रेलवे लाइन है। उत्तराखंड में सबसे छोटा जो रेलवे ट्रैक या फिर रेलवे स्टेशन है तो वो कोटद्वार ही है। इसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। कोटद्वार में रेल स्टेशन कब बनाया गया या फिर रेल कब बिछाई गई, है ना, पहली बार ट्रेन कब गई, तो इसके बारे में देखेंगे। तो 1889 और 1890 में कोटद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना होती है और इसी के साथ 1901 में कोटद्वार में पहली पैसेंजर ट्रेन पहुंचाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, कोटद्वार में पहली पैसेंजर ट्रेन कब पहुंची है? 1901 में पहुंची है। जबकि कोटद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना कब होती है? 1889 से लेकर 90 के बीच होती है। अगर हम कोटद्वार को नगर का दर्जा के रूप में बात करें तो कोटद्वार को नगर का दर्जा कब दिया गया? तो 1901 में कोटद्वार को नगर का दर्जा दिया गया। और जो कोटद्वार है इसको बसाने का जो मास्टर प्लान बनाया है, किसने बनाया है? तो KC माथुर द्वारा ये प्लान बनाया गया है, क्योंकि जो कोटद्वार है ये मास्टर प्लान के तहत बसाया गया एक शहर है। और जो ये प्लान बनाया था, ये मैप बनाया था, किसने बनाया था? तो KC माथुर ने ये बनाया था। अगला पॉइंट अगर हम कोटद्वार के बारे में देखें तो कोटद्वार को लैंसडाउन से एक सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया था? तो 1909 के अंदर ये जोड़ा गया था। कोटद्वार से जो लैंसडाउन के लिए सड़क जाती है ये कब बनाई गई थी? तो 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह बनाई गई थी। इसी के साथ साथ जो कोटद्वार नगर पालिका है तो इसका भी गठन किया जाता है। तो नगर पालिका कब बनाया गया? तो 1951 में बनाया गया। और जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो 2017 में कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने बताया जो कोटद्वार है खो नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है और कोटद्वार पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। जैसे हमने बताया है पौड़ी के अंदर एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो कोटद्वार है। और उत्तराखंड के अंदर सबसे छोटा जो रेलवे स्टेशन है वो भी कौन सा है? कोटद्वार है। कोटद्वार के समीप जो मोरध्वज किला है, जिस कारण कोटद्वार का पुराना नाम क्या मिलता है? मोरध्वज मिलता है ना। जो मोरध्वज किला है वो कहाँ पर है? कोटद्वार में स्थित है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कोटद्वार के अंदर हनुमान जी का जो सिद्धबली मंदिर है वो भी खो नदी के तट पर स्थित है। और जोसेफ कैथेड्रल चर्च ये भी कहाँ पर है? कोटद्वार में स्थित है। इसी के साथ साथ भगवान बुद्ध को समर्पित एक बुद्धा पार्क है जो कोटद्वार में स्थित है। देखिए फ्रेंड, कोटद्वार का पहले नाम क्या था? कोटदरा था, मोरध्वज था, फिर बाद में कोटद्वार के नाम से इसको बसाया गया और फिर से इसका नाम अब क्या कर दिया गया? तो कण्व नगरी कर दिया गया। अगर हम बात करें डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल, इनके नाम पर एक PG कॉलेज है, वो भी कहाँ पर स्थित है? तो कोटद्वार में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर हम पीताम्बर दत्त बर्तवाल के बारे में बात करें तो हिंदी विषय में PhD करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं राज्य के, तो इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो पॉइंट है, पौड़ी के अंदर कण्वाश्रम है, ये अपने आप में एक पौराणिक स्थल है, महत्वपूर्ण स्थान हुआ है। पुराणों के अनुसार प्रारंभ में उत्तराखंड के अंदर 2 विद्यापीठ थे, एक तो कण्वाश्रम था, दूसरा बद्रिकाश्रम था, जहाँ लोग पढ़ाई के लिए जाते थे। तो इसमें से एक कण्वाश्रम है। अगर हम कण्वाश्रम की बात करें तो कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ था, जैसे हमने बताया है ना।
और यह किस पर्वतों के मध्य स्थित है? तो हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक पॉइंट और है, जो कर्णवाश्रम है किस नदी के तट पर स्थित है? तो मालनी नदी के तट पर यह स्थित है, मालनी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। देखिए फ्रेंड, जो कर्णवाश्रम है उसका भी वर्तमान में नया नाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जो इसका प्राचीन नाम था चौकी घाट, इसको फिर से यहाँ पर चौकी घाट के नाम से अब जाना जाएगा। जो कर्णवाश्रम है, यहीं पर जो महाकवि कालिदास है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और यहीं पर इन्होंने एक रचना लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए फ्रेंड, जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये हमें किसके बारे में जानकारी देती है? जो राजा दुष्यंत थे और उनकी रानी शकुंतला थी, है ना। राजा दुष्यंत और उनकी प्रेमिका शकुंतला, उनका प्रेम प्रसंग यहाँ पर चलता है और उसके बाद उनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रहता है भरत। और यही चक्रवर्ती सम्राट भरत हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो जाता है। तो इसकी जानकारी कौन देता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ में कालिदास जी देते हैं। और कर्णवाश्रम मालनी नदी के तट पर है, जैसे हमने बताया है ना। देखिए फ्रेंड, इसी ग्रंथ में जो महाकवि कालिदास हैं ये कर्णवाश्रम क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो किसलय प्रदेश के नाम से ये जानते हैं। अगर किसलय को देखें तो किसलय हिंदी में पत्ते का पर्यायवाची होता है, पत्ता, है ना। यानी कि उस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे रहे होंगे, तो किसलय प्रदेश। अगला पॉइंट देखें तो कर्णवाश्रम विद्यापीठ राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम प्रसंग चलता है, ये हमने पढ़ लिया है। और जहाँ पर भरत का जन्म होता है इन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत देश पड़ता है, भारतवर्ष पड़ता है ना। जैसे हमने बताया है, कर्णवाश्रम क्या था? प्राचीन समय में एक विद्या का पीठ था, यानी कि एक आश्रम था जहाँ पर वैदिक शिक्षा और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का केंद्र भी था। वैदिक शिक्षा भी दी जाती थी और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार भी किया जाता था। अब अगर हम बात करें, अगला जो स्थान है पौड़ी के अंदर लैंसडाउन, जो कि एक मुख्य नगर है पौड़ी के अंतर्गत, है ना। देखिए फ्रेंड, अगर लैंसडाउन की स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1887 को सबसे पहले क्या होता है? जो गढ़वाल राइफल है इसका मुख्यालय बनाया जाता है। कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल के कालो डांडा में। कहाँ पर? कालो डांडा। और कब बनाया जाता है? 4 नवंबर 1887 को बनाया जाता है ना। और बाद में क्या होता है? 1890 के अंदर भारत के एक वायसराय हैं लॉर्ड लैंसडाउन, तो वो लैंसडाउन की यात्रा करते हैं, तो उनके नाम पर जो कालो डांडा है, कालो का डांडा, उसका नाम क्या किया जाता है? तो लैंसडाउन किया जाता है। तो इन्हीं के नाम पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। लैंसडाउन का नाम किसके नाम पर रखा गया है और कब रखा गया है? तो 1890 में भारत के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर यह रखा गया था। देखिए फ्रेंड, अगर लैंसडाउन की समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में बात करें तो 1706 मीटर की ऊंचाई पर यह समुद्र तल से है। और 21 सितंबर 1890 को ब्रिटिश भारत के जो वायसराय थे वो यहाँ पर आते हैं और उनके नाम पर लैंसडाउन इस क्षेत्र का नाम रखा जाता है, जबकि इसका मूल नाम क्या था? कालों का डांडा। देखिए फ्रेंड, वर्ष 2024 यानी कि जो साल बीता है उसमें फिर से इसका नाम कालों का डांडा हो गया है। जो लैंसडाउन है अब उसको कालों डांडा नाम से पुनः जाना जाएगा, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फ्रेंड, लैंसडाउन में इसके साथ साथ टिफिन टॉप, कालेश्वर मंदिर, है ना, दरबान सिंह नेगी एवं गब्बर सिंह नेगी का स्मारक भी स्थित है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कि दरबान सिंह नेगी कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले उत्तराखंडी थे, है ना। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले उत्तराखंडी कौन थे? तो दरबान सिंह नेगी। कब दिया गया? तो 1914 में दिया गया। मरणोपरांत प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, तो तब गब्बर सिंह हो जाएगा। इनको कब दिया गया? तो 1915 में दिया गया। ये 2 पॉइंट है और इन्हीं का स्मारक कहाँ पर है? लैंसडाउन के अंदर है। अगला पॉइंट है, लैंसडाउन में मानव निर्मित जो भुला ताल है ना, भुला ताल झील, ये भी कहाँ पर है? लैंसडाउन में है और ये यहाँ पर एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। और जो गढ़वाली मेस है इसकी स्थापना 1888 में होती है, जो कि लैंसडाउन की एक पुरानी इमारत है। और इसी के साथ साथ 1895 में जो एओयूम है इनके द्वारा सेंट मैरीज जो चर्च है, जो गिरजाघर है, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो लैंसडाउन के अंदर की जाती है। तो प्रश्न आएगा कि सेंट मैरीज चर्च की स्थापना कब और किसने की है? तो 1895 में एओयूम ने की है। और कहाँ पर की है? तो लैंसडाउन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट पॉइंट है, लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक कब बनाया गया? तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो युद्ध स्मारक है लैंसडाउन के अंदर कब बनाया गया? तो 1923 में बनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसका जो भाग 2 आएगा उसमें इसको समाप्त करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।